की परीक्षा की तैयारी करवाने का जिम्मा उठाया, जो 2022 तक निर्बाध चलता रहा। कॉम के 1500 छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी गई, जिनमें से 25 छात्रों को यूपीएससी क्रैक करने में सफलता भी मिली। 2023 में इसे कोविड का बहाना बनाकर बंद कर दिया गया, लेकिन बंद करने का असल कारण सुदर्शन न्यूज का विरोध था, जो इस कोचिंग करवाने के उद्देश्य या इरादे पर उठाया गया था। आज इस मुद्दे को हम एक बार फिर उठाने को मजबूर हुए हैं, और मजबूर इसलिए हुए हैं क्योंकि हज हाउस ने अपनी जिहादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से नोटिफिकेशन निकाला है। 2026 की प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा को टारगेट करते हुए अपनी कौम के बच्चों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, लेकिन पिछली बार के विरोध को देखते हुए इस बार के नोटिफिकेशन में कुछ संशोधन जरूर कर दिए गए हैं, और इस बार सभी की सभी सीटें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित करने की बजाय 20% जो सीटें हैं वो दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ साथ ओबीसी और एससी और एसटी कमेटी के लिए भी आरक्षित कर दी गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 100 में से 80 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व होंगी, और बाकी 20 सीटों में बौद्ध धर्म, जैन, सिख, ईसाई समेत ओबीसी और एससी एसटी के छात्रों को भी जगह दिया जाएगा, यानी अवसर दिया जाएगा। इस आवासीय कोचिंग का खर्च अल्पसंख्यक मंत्रालय और हज हाउस को मिले दान के पैसे से उठाया जाएगा। यहां तक कि कहानी में आपको कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा होगा, सब कुछ लग रहा है ये तो सही चल रहा है, संविधान के हिसाब से सही लग रहा है, वैधानिक लग रहा है, और इसका विरोध करने वाले आपको गलत लग रहे होंगे। संविधान के हिसाब से कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपने समुदाय के उत्थान या कल्याण के लिए शैक्षणिक संस्थान या कोचिंग खोल सकता है, और खर्चा जब समुदाय के लोग के दान से साझा किया जाता है तो फिर गलत कहने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। आप सही हैं, लेकिन अब मेरी बात को गौर से सुनिए, शांत मन से आसपास की आवाज को बंद कर दिमाग को केवल और केवल अपनी स्क्रीन पर केंद्रित करके सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और आपको भी इसका विरोध करने के लिए क्यों कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं कि आपको भी इसका विरोध करना चाहिए। हज हाउस या इस तरीके के संस्थानों के द्वारा अल्पसंख्यकों को और खासतौर पे मुसलमानों के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करवाने के लिए कोचिंग की व्यवस्था 2009 से शुरू हुई थी, मैंने पहले भी बताया, और यह व्यवस्था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद शुरू की गई। सच्चर कमेटी के गठन की सिफारिश डॉक्टर सैयद जफर महमूद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी से की थी। डॉक्टर सैयद जफर महमूद गांधी परिवार के करीबी थे और आज भी करीबी हैं। साथ में वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सलाहकार भी थे, और इन्हीं की सलाह पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का होना बताया था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आईएएस और आईपीएस की सेवाओं में मुस्लिमों की कम संख्या को रेखांकित करते हुए चिंता व्यक्त की गई थी, और कहा गया था कि मुसलमानों की संख्या देश की अर्थव्यवस्था में, देश के नौकरशाही में बहुत कम है, इसलिए मुसलमानों का कल्याण नहीं हो पा रहा है, जिसके आधार पर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राज्य हज कमेटियों को मुस्लिम कौम के छात्रों के लिए यूपीएससी की परीक्षा के लिए कोचिंग की शुरुआत करने के लिए आदेश दिया था। डॉक्टर सैयद जफर महमूद सीनियर आईएएस थे, और सरकार में रहते हुए इन्होंने देश का क्या भला किया ये तो किसी को नहीं पता कि देश के लिए उन्होंने क्या किया, लेकिन यह पता सबको है कि उन्होंने अपनी कौम यानी मुस्लिम कौम का कितना भला किया, यह हमारे और आपके सबके सामने है। डॉक्टर सैयद जफर महमूद ज़कात फाउंडेशन के कर्ता धर्ता भी हैं, और इसी फाउंडेशन ने 2017 में कश्मीर पुनर्जागरण, कश्मीर रेनेसां के नाम से कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसे बताया गया था कि देश पर यदि कब्जा करना है तो पहले ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा करो, डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले आईएएस और आईपीएस बनने की सोचो। और इसी घातक सोच को उजागर करने के लिए आज हम यह प्रोग्राम आपके सामने लाने पर मजबूर हुए हैं। यह सोच देश के लिए, समाज के लिए, समाज की एकता के लिए घातक है। किसी के आईएएस या आईपीएस बनने से किसी को कोई आपत्ति नहीं, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति इस पद को हासिल करने के पीछे की मंशा या इरादों को लेकर है। यदि इरादा देश और समाज की सेवा है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि इरादा गज़वाए हिंद का है तो हम उसे पूरा होने नहीं देंगे। हम विरोध करेंगे और आपको भी कहेंगे कि आप इसका हमारे साथ मिलकर के विरोध कीजिए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मुंबई हज हाउस में नौकरशाही जिहाद की फिर से हो रही है तैयारी?
क्या मुसलमानों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था प्रतियोगिता में समान अवसर की मूल भावना के खिलाफ है? क्या हज हाउस या दूसरी मजहबी संस्थाओं द्वारा अपनी कौम के लिए अलग से यूपीएससी कोचिंग की व्यवस्था गजवाए हिंद की रणनीति का हिस्सा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले इस नोटिफिकेशन पे हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे आपको और बताएंगे आपको कि क्यों ये प्रोग्राम करने पर हम मजबूर हो गए और क्यों आपको कह रहे हैं कि ये नौकरशाही जिहाद है। इसके लिए भी हमारे पास कुछ तथ्य हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। पढ़ाई के नाम पर मजहब परोसने वाली भारत की हज समिति ने मुंबई स्थित अपने प्रशिक्षण केंद्र में यूपीएससी परीक्षा के लिए मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए सस्ती कोचिंग फिर से शुरू करने की घोषणा की है। मुंबई हज समिति प्रशिक्षण केंद्र में अन्य धर्मों के साथ भेदभाव करते हुए सिर्फ मुस्लिम छात्रों को सस्ती कोचिंग दी जाती थी, जिसका फंड सरकार देती थी। इस धार्मिक भेदभाव का विरोध जब हुआ तब इसे पक्षपातपूर्ण मानते हुए तमाम राष्ट्रवादी और हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाड़की जी ने इसके खिलाफ यूपीएससी जिहाद की मुहिम चलाई। तब हिंदुओं के आक्रोश और सुदर्शन की मुहिम के बाद इसे दिसंबर 2023 में बंद कर दिया गया। लेकिन अब हज कमेटी ऑफ इंडिया एक बार फिर इसे शुरू करने जा रही है। इस बार किसी विरोध से बचने के लिए 20% सीटें अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी आरक्षित की गई हैं, लेकिन अभी भी बाकी 80% सीटों पर सीधे सीधे मुसलमानों का कब्जा होगा। यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने पक्षपाती प्रशिक्षण केंद्र को नए पैकेज में ला रही है, जिसमें अन्य सभी धर्मों को 20% में समझौता करना होगा और मुसलमान बाकी 80% का आनंद लेंगे। हज हाउस, जहां से हज यात्री निकलने चाहिए थे, वहां से अब जिहादी अधिकारी निकालने की फैक्ट्री चलाई जा रही है, जहां से अब तक 1500 से अधिक छात्र कोचिंग ले चुके हैं और 25 छात्र सिविल सर्विसेज में चयनित भी हुए हैं, जिसे हज यात्रियों के चंदे, अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट और कई बार राज्य सरकारों से खर्चा मिलता है। कमेटी ने 22 मई को अधिसूचना जारी की थी, जिसके जरिए नए बैच के लिए आवेदन बुलाए गए हैं। इसके तहत साल 2026 सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को तैयार करना है। देश में 21 केंद्रों पर 13 जुलाई को एक प्रवेश परीक्षा होगी। कोचिंग प्रोग्राम 11 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें कुल 100 सीटें हैं। ऐसे में सवाल ये है कि हज यात्रियों के चंदे से तैयार हो रही मजहबी IAS IPS क्या भारत के भविष्य के लिए खतरा नहीं? शिक्षा में तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को विभाजित करने वाली ये नीति क्या आर्टिकल 15 और 27 के खिलाफ नहीं? और अगर यूपीएससी में धर्म आधारित कोचिंग जायज है, तो यह सुविधा सिर्फ मुस्लिम संस्थानों को क्यों, हिंदू गुरुकुल को क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नहीं, कोई भी एजुकेशन के मामले में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को, अगर वो सोचते कि अल्पसंख्यक को, तो फिर जैन समाज को लेना चाहिए। सिर्फ मुसलमान लेकर आप क्या बताना चाहते? हम हिंदू मुसलमान को जोड़ने का काम करते हैं, आप तोड़ने का काम करते हो। हज हाउस में ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। यहाँ फिर वो बात नहीं होती, फिर हिंदू मुस्लिम यही लोग करते हैं। और यहाँ सिख, ईसाई, हिंदू, जैन, इनको सबके लिए होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। एजुकेशन में पार्शलिटीज़ कैसी? एजुकेशन में पार्शलिटीज़ होनी नहीं चाहिए। एजुकेशन सबके लिए विषय है। एजुकेशन में मजहब नहीं चाहिए। एजुकेशन सबको समान अधिकार, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की घटना में ये किया है। तो इसीलिए मजहब के नाम पे अगर एजुकेशन ये सरकार दे रही है, तो बाकी के अन्य लोग भी है, उसमें सिख समुदाय है, जैन है, हिंदू है, ऐसे सब अलग अलग
भारत की जो व्यवस्था है वो सब समाज को लेके ये चालू है। इसीलिए मजहब के नाम पे अगर एजुकेशन हो रहा है तो इसका हम शासन से ये करते हैं कि अगर हज में हो रहा है तो बाकी सब धर्मस्थल पे ये यूपीएससी का ये होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी से जो चुना हुआ आदमी है वो देश चलाता है। एमपीएससी जो है ये अपनी रियासत के लिए ऑफिसर्स का चुनाव करती है। हर रियासत में इस तरह के चुनाव होते हैं और वो जितनी पोस्ट का चुनाव करते हैं सारी पोस्ट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी ज़िंदगी के सारे अहम मसले ये सारे ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं और यही सारी स्कीमें बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ अगर हमारे बंदे रहेंगे तो इसका फ़ायदा हमें हो सकता है। गवर्नेंस में, इक़्तिदार में हमारा कैसा हिस्सा बढ़ सकता है, उसके दो तरीके हैं। या तो आप एमपी एमएलए को चुन कर लाइए जो आपके हाथ में नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेशन के अहम ओहदों पर आपके बच्चों को सिलेक्ट करके भेजिए। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनाइए, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, बीडीओ, एसीपी, पुलिस इंस्पेक्टर बनाइए, ताकि आपका जो मुस्तकबिल है वो यानी देश के ऐसे ओहदे पे जहां फैसले लिए जाते हैं, अहम फैसले लेते हैं, वहां पर अपने कौम के लोगों को बिठाइए, वहां पर चुन कर भेजिए ताकि अपनी कौम के लिए वो काम कर सके। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। असगर खान साहब हैं हमारे साथ, एडवोकेट असगर खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ हैं। एडवोकेट संदीप मिश्रा जी हैं हमारे साथ, ये भी वरिष्ठ अधिवक्ता है। प्रोफेसर विदु रावल बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आदेश भारद्वाज कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जो है मैं असगर खान साहब से करना चाहूँगा। असगर खान साहब, अगर आपने ये सुना है, पहले भी हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था, आपको इसके बारे में जानकारी हुआ, एक बार फिर से हम इस प्रोग्राम को करने को मजबूर हुए क्योंकि जिस विरोध के कारण जो है हज कमेटी ने अपना कोचिंग जो है वो बंद कर दिया था, खासतौर पे जो मजहबी पढ़ाई थी उसको फिर से शुरुआत करने की नोटिफिकेशन जो है आई है अभी, और उस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। अगर मेरी बात आपको सुन रही है तो जो सवाल मेरे उस समय था वही सवाल आज भी है कि इंटेंशन, देखिए किसी को यूपीएससी की कोचिंग फ्री में देना या किसी भी परीक्षा के लिए कोचिंग देना, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन जिस इंटेंशन से ये किया जा रहा है उस पर सबकी आपत्ति है। और अभी जो रऊफ साहब ने जो कह रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अपने कौम के लोगों को बिठाइए ताकि अपने कौम के हित में वो काम कर सकें। क्या कहेंगे आप? Like a rogue state, now going back many decades, the African National. मेरी आवाज आ रही है? अरे असगर साहब बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए जी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे पास तो नहीं है, पता नहीं अगर किसी के पास तो इंटेंशन का पैमाना तो बताए मुझे कि इंटेंशन किस चीज से जाहिर होती है, कैसे पता चलता है, कैसे इंटेंशन को नापते हैं। बल्कि मेरा कहना यह है कि इंटेंशन का पैमाना हर इंसान के पास अपना अलग अलग है। जो उसकी सोच होती है वो ही सोचता है। अगर किसी की सोच ही खराब है तो खराब सोचेगा, किसी की सोच अच्छी है तो वो मजबूर है हर बात को अच्छा ही सोचेगा। अब सवाल ये है कि जो जिस चीज पे कदम उठाया जा रहा है, जो आज का हमारा मौजू है, जो टॉपिक है, वो है किस लिए? क्या तालीम के लिए है? क्या किसी तरक्की के लिए? और तालीम तो तरक्की की कुंजी है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं तालीम तरक्की की कुंजी है। तो क्या वो तालीम के लिए है, तरक्की के लिए है? अगर यहाँ के रहने वाले लोगों की तरक्की होगी तो किसकी तरक्की होगी? क्या मुल्क की तरक्की होगी या नहीं होगी? अब एक सवाल रह जाता है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बात उन्होंने मुसलमानों के लिए कही, मुसलमानों के लिए कही, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, सब लोग अपने अपने कौमों को बढ़ावा दें, अगर उनकी मदद करें तो, अगर सही डायरेक्शन में अगर उनकी मदद करते हैं इस बात के लिए कि भाई कुछ आप नुकसान पहुंचाओ, किसी को, मुल्क को, लोगों को नुकसान पहुंचाओ, वो बिल्कुल गलत है। उसके लिए हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, आपको भी आगे आना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे कदम के लिए कि जो पढ़ाई से जिसका ताल्लुक है, जिसका ताल्लुक मुल्क की तरक्की से है, तो उसके लिए हम सबको उनको सराहना चाहिए। हम कहते हैं भाई गुरुकुल है आपका, वो भी ऐसी स्कीमें निकाले। अगर हज कमेटी ने निकाली है, गुरुकुल भी निकाले। ये चर्च से भी उठ के आए ऐसी स्कीमें, गुरुद्वारों से भी उठ के आए ऐसी, बहुत अच्छी बात है जिससे मुल्क की तरक्की हो। अब सिर्फ एक सवाल रह जाता है कि क्या मुसलमानों को इस मुल्क का सिटीजन आप मानते हैं या नहीं? इस बात का फैसला होना है कि अगर आप मानते हैं तो फिर उनको और कहिए, आप तो कहिए भाई ये बहुत अच्छा कदम किया। बल्कि ये डिबेट इसलिए होना चाहिए थी कि आप कहें कि भाई देखो ये कितना अच्छा कदम उठाया, गुरुकुल के लोगों आप भी अपनी संस्था में ऐसे कदम उठाओ। भाई चर्च से निकल के बहुत अच्छी बात कही, जो बात मैं कहना चाह रहा था वही बात आपने कही। हमें हमारी नजर में मुकेश भाई, हमारी नजर में हमारा मुल्क होना चाहिए। हमारी नजर में क्या अगर यहाँ से आईपीएस
IAS और भी बड़े ऑफिसर निकल के आए, अच्छे ज्यादा से ज्यादा निकल के आए और आगे अगर मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए तो ये बात अच्छी है या बुरी है, इसका फैसला आप करेंगे और यहाँ के रहने वाले लोग करेंगे। अगर आप मुसलमानों को अलग समझते हैं अपने आप से, अगर मुसलमानों को यहाँ का सिटीजन ही नहीं मानते, तो फिर ये एक बात दूसरी है, फिर आपकी बात सही है, फिर ऐसी संस्थाएं नहीं होना चाहिए। हमारे पास ऐसे मुस्लिम अधिकारियों की लिस्ट है, हमारे पास ऐसे मुस्लिम अधिकारियों की लिस्ट, अभी कुछ दिखाऊंगा। अभी तो मैंने अब्दुल रऊफ की बाइट दिखाई, जो कि पूर्व कमिश्नर रऊफ साहब ने क्या गलत कहा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे। रऊफ साहब ने क्या गलत कहा वो आपको गलत नहीं लगता है? नहीं, किसी को भी नहीं लगना चाहिए, आपको भी नहीं लगना चाहिए। मैं तब एक और ठीक है आपके गुरुकुल संस्था है, वो भी ऐसी स्कीमें निकाले और अपने भाई साहब, आप जो गुरुकुल की तुलना कर रहे हैं, गुरुकुल में स्कीम है लेकिन उसको सरकार पैसे नहीं देती, अपने पैसे खर्च करने पड़ते। लेकिन आपके अल्पसंख्यक मंत्रालय से बाकायदा जो है ना बजट जाता है, बजट बनता है। और आज का टॉपिक ये होना चाहिए था कि गुरुकुल और संस्था को भी पैसे दो। ठीक है, ये टॉपिक है, आपने कह दिया टॉपिक है। अभी जो आपने कहा, आपने अब्दुल रऊफ की बात आपको बुरी नहीं लगी। एक बाइट और सुनाता हूँ, झारखंड से है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि एक बार वो झारखंड वाली जो है वो भी जरा सुनाए हमारे असगर साहब को, तब शायद इनकी बात जो है या इनका विचार शायद बदले। एक बार जरा सा सुनाइए जो झारखंड से जो बाइट हमारे पास आई है। आसपास जो है मुसलमान का इलाका है, बचाने वाला भी मुसलमान है, CEO भी मुसलमान है और DC भी मुसलमान है ना। उसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब है कि मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुप तो नहीं हुआ है तो आप लोग इतना आ रहे हैं वहां पे छुटमुट कर। देखिए अब ये घटना, ये जो बोल रहे थे, जो फोन पे जिसकी आवाज़ आप सुन रहे थे, वो लातेहार के DC थे अब्दुल इमरान साहब, और कह रहे थे ये मुसलमान का इलाका है, DC भी वहाँ पर है मुसलमान, CO भी वहाँ पर मुसलमान है। और बंधु तिर्की जो आपको स्क्रीन पर देख रहे थे वो विधायक थे, बंधु तिर्की कांग्रेस के विधायक थे, उनको DC रोक रहे थे, कह रहे थे कि ये मुसलमान का इलाका है और मुसलमान के इलाके में आपको आने से पहले मुसलमानों से पूछना पड़ेगा। और DC खासतौर पर मुस्लिम होने के कारण रोक रहे थे उसे, क्योंकि वहाँ पर एक घटना हो गई थी। मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी और वहाँ पर दंगा जैसी स्थिति हो गई थी। वहाँ मिलने के लिए जा रहे थे, मिलने के लिए नहीं दिया गया। यही बात मैं कह रहा हूँ। अब आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है असगर साहब? समझ में आ रहा है। इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान अगर खुश नजर आएगा, अगर मुल्क की तरक्की करता हुआ नजर आएगा, तो आपको ये अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो देश के लिए तरक्की करे, समाज के लिए तरक्की करे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो अपने लिए भी करे तो भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन वो अपनी तरक्की अगर गजवाए हिंद के लिए करना चाहता है, वो देश के खिलाफ करना चाहता है, तो हम उसका विरोध करेंगे, करते रहेंगे। और इसीलिए ये प्रोग्राम भी हम जो है अगर देश के खिलाफ करेगा, ये बताइए देश के खिलाफ रऊफ की बात आपको देश के खिलाफ नहीं लगी? आपकी सिर्फ एक बात सही है कि गुरुकुल को सरकार पैसा नहीं देती, हमें और आपको दोनों को, हमें भी चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि वो उस पर आवाज लगाए। ठीक है असगर साहब, आप लॉयर हैं, आप गलत बातों को भी अच्छी तरीके से डिफेंड कर लेते हैं। ये आपके मुकेश भाई नहीं, आप पेशागत, आप अच्छी बातों को गलत नहीं, आप जिस पेशे में हैं उस पेशे में अच्छे हैं, ये मैं कह रहा हूं कि आप अच्छे धंधे में हैं, अच्छे पेशे में हैं, आप गलत को अच्छा से डिफेंड कर लेते हैं। विदु जी आपकी बात का कुछ जवाब देना चाह रहे थे, जो सवाल आपने उठाए। वैसे हमारे पास और भी लंबी फहरिस्त है, वो भी हम बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। तब तक विदु जी के पास जाते हैं, उसके बाद आदेश जी के पास जाएंगे। विदु जी। मुकेश जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट है उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक बहुत अच्छे से आ रही है जी। देखिए, मुझे दो प्राइमरी ऑब्जेक्शंस हैं। ये जो सारी की सारी जो आपने एक बड़ी स्वागत योग्य मुहिम चलाई है, इसमें इससे जो हम अचीव कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है ही है, लेकिन जो हज हाउस द्वारा इस प्रकार से UPSC जिहाद की जो एक प्रक्रिया चलने लगी थी, एक प्रोग्राम चलने लगा था, मुझे इससे दो प्राइमरी ऑब्जेक्शंस। पहला तो ये कि हज हाउसेस को जो पैसा दिया जा रहा है वो हज कमेटीज को हज पर भेजने के लिए दिया जा रहा है, या जो धार्मिक यात्री हैं उनके अकोमोडेशन से लेकर उनकी सुख सुविधाओं के लिए बेसिकली जो है दिया जा रहा है। तो उस पैसे का उपयोग उसी जगह पर होना चाहिए, उसी तरीके से होना चाहिए। दूसरी मेरी ऑब्जेक्शन जो है, ये जो प्रीमिसेस है, ये जो बुनियाद है इस काम की, उसको लेकर है। और बुनियाद क्या रखी गई है?
जो हमने खूब अच्छे से देखा कि सैयद जफर अहमद महमूद ने जो बात कही कि भाई मुसलमानों का भला नहीं हो पा रहा इस व्यवस्था में, मुसलमानों का भला करना है। यानी कि यूपीएससी जो कि देश ही नहीं दुनिया के अंदर निष्पक्षता के तौर पर जो है बहुत प्रसिद्ध है। भारत की यूपीएससी की चर्चा जो है विदेशों तक में होती है, इतनी इतनी निष्पक्ष तरीके से वहां पर सिलेक्शन होती है। तो निष्पक्षता से जो है मुसलमानों का भला नहीं हो रहा है। और अब जो हम कुछ एडिशनल इंसेंटिव देकर कुछ ऐसा करें कि मुसलमान लोग जो हैं वो भी यूपीएससी में आ जाए, मुझे इसमें दिक्कत ये है कि जिन लोगों को ये शिक्षा ये प्रोत्साहन दिया जाएगा उनके दिमाग में केवल मुसलमानों का भला करने की बात होगी और दूसरी उनके बीच में ये जहर घोला जाएगा कि जो व्यवस्था वर्तमान की व्यवस्था है वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो ऐसे में वो क्या देश और समाज का भला कर पाएंगे, ये दूसरी ऑब्जेक्शन है। आर्टिकल 15 जो है भारतीय संविधान का वो हमें प्रोहिबिट करता है कि किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए रिलीजन के, रेस पर, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ पे। इसी तरीके से आर्टिकल 27 जो है वो कहता है कि जो सरकार को मैं पैसा देता हूं टैक्स के रूप में, अलग अलग प्रकार की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में मैं सरकार को जो पैसा देता हूं वो मेरी इच्छा के विरुद्ध किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं लगना चाहिए। आर्टिकल 27 क्लियरली ये कहता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी जब ये कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो उन्होंने किसी एक मजहब या किसी एक जाति समूह के लिए नहीं कहा, उन्होंने संपूर्ण भारतीयों के लिए कहा कि आप उठें और अब अवसर आ गया है कि आप उठकर जो है देश के और समाज के लिए कुछ बेहतर करें। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है जिसको मैं सुन रहा था कि किसी की सोच खराब हो तो खराब ही सोचेगा, ऐसा मुझसे पहले पैनलिस्ट जो हैं वरिष्ठ वकील साहब असगर खान साहब ने कहा कि किसी की सोच खराब हो तो खराब ही सोचेगा। तो ये खराब ही सोच थी सर सैयद अहमद खान की, जिन्होंने 1878 में कहा था कि मुसलमान हिंदू के साथ एक देश में नहीं रह सकता। आज भी उनको सर की उपाधि दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम लीग के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर एक के बाद एक यूनिवर्सिटीज में उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। उन्हें पता नहीं शिक्षा का जैसे क्या क्या उनको रहनुमा बताया जाता है। तो ये सोच अच्छी थी या खराब थी, मुझसे पहले वाले पैनलिस्ट को जब अवसर मिलेगा तब बता देंगे। यही सोच जो है अल्लामा इकबाल की, वो जिन्होंने पहले कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाद में उन्होंने कहा कि खैर उन्होंने उसके बाद जो उसको बदल दिया। तो वही अल्लामा इकबाल जिसने टू नेशन थ्योरी की बात कही थी, वो सोच अच्छी थी या बुरी थी, मेरे से पैनलिस्ट मुझे बता दें। 43 से 47 तक बिल्कुल ठीक इसी सोच के साथ जिन्ना ने मुस्लिम लीग की राजनीति को आगे बढ़ाया था कि मौजूदा व्यवस्था में मुसलमान जो है हिंदू के बराबर नहीं आ सकता, इसलिए हमें अलग देश दीजिए। तो ये जो सोच है, ये जो बुनियाद है इस कार्यक्रम की, वो बुनियाद ही जो है बड़ी गलत है। और इसलिए जब जो है यहाँ पर बैठकर हमारे साथी कहते हैं कि गुरुकुल को भी व्यवस्था दी जाए, गुरुद्वारे को भी दी जाए और गिरजाघर को भी दी जाए, तो वो भूल जाते हैं कि भारत की सरकार जो है यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत सारी जो है कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं। अलग अलग राज्य सरकारें, मैं 2-3 राज्य सरकारें बता देता हूँ, बात पूरी कर देता हूँ। 2-3 राज्य सरकारें, जैसे हरियाणा की सरकार ने सुपर 100 का कार्यक्रम चलाया, वो अब सुपर 600 हो चुका है। जो अलग अलग समुदायों के वंचित जो है गरीब बच्चे हैं, उनके लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति, हरियाणा चला रही है, राजस्थान चला रही है, उत्तर प्रदेश चला रही है, हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है, बिहार में भी कांग्रेस की सरकार भी, उत्तराखंड में भी चल रहा है, ऑलमोस्ट सारे राज्यों में चलते हैं ये जी। तो इसका मतलब ये है कि किसी मजहबी संस्था विशेष रूप से जिसका एक पर्टिकुलर मैंडेट हो हज का, उसको क्या इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था करनी चाहिए? ये सवाल सीधा सीधा आता है। और करने के बाद फलीभूत होकर जो चीजें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, इस पर भी सवाल सीधा सीधा आता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है दोबारा से एक अलग से टू नेशन थ्योरी की नींव रखता है। हम फिर से याद करें कांग्रेस की जो मंशा है, देखिए दो चीज, इसके जड़ में अगर आप जाएंगे तो इसमें कांग्रेस सरकार की जो मंशा थी, सच्चर कमेटी जो सैयद जफर महमूद ने जो इसे रिकमेंड किया था, और उसके बाद जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन के आधार पर इनफैक्ट सच्चर कमेटी में के जो कंक्लूजन थे, वो कंक्लूजन भी लोग कहते हैं कि सैयद जफर महमूद ने ही जो है वो इंक्लूड करवाए थे, क्योंकि उनकी मंशा पहले से थी कि इस तरीके की चीज़ें हों। उसके बाद उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में कश्मीर रेनेसा करके, कश्मीर पुनर्जागरण करके जो एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि
आईएएस आईपीएस की कुर्सी पे, थानेदार की कुर्सी पे या वैसी जगहों पे जहां पर डिसीजन लिए जाते हैं वहां पर अपने लोग होने चाहिए ताकि हम अपने कौम के पक्ष में जो है फैसले ले सके। तो ये जो इंटेंशन ये बताता है कि इस तरीके की चीजें हैं। इसकी शुरुआत जो है खासतौर पे अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए कांग्रेस ने किया था। आदेश भारद्वाज हमारे साथ है। आदेश जी, कितने सटल तरीके से, गुपचुप तरीके से, पीछे से आकर के जिस तरीके से कांग्रेस ने ये चीज़ किया, सच्चर कमेटी लाई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई, उस रिपोर्ट के आधार पे जो है केंद्र सरकार ने सारे जो राज्य हज कमेटी है सभी को ये निर्देश दिया था कि अपने यहाँ जाकर के आप यूपीएससी जो अल्पसंख्यक छात्र हैं, मुस्लिम छात्र हैं, उनके लिए यूपीएससी की तैयारी की व्यवस्था आप करें ताकि सरकार में जो है उनकी भागीदारी बढ़ सके और गजवाए हिंद का जो उनका सपना है वो पूरा हो सके। क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, शिक्षा क्षेत्र में जो भी लोग पढ़ाते हैं, लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इसको समाज और सोसाइटी में सबने सराहा है और सब इसका सम्मान करते हैं और इस तरह के लोगों का सम्मान होता रहा है जो भी बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करते हैं और उनको शिक्षित बनाते हैं। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत की पार्लियामेंट में अंबेडकर जी ने संविधान को टेबल किया था तो उन्होंने कहा था कि ये दुनिया के बहुत कम देशों के पास ऐसा लिखा हुआ और खूबसूरत संविधान है। तो जितना खूबसूरत ये संविधान है, कहीं उतने ही खूबसूरत हाथों में इसको रहना चाहिए, ये भी उतनी ही जरूरत है। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आज कहीं ना कहीं हमें वो जो हाथों की खूबसूरती है वो कम दिखती है। उसका कारण है कि सरकार हर चीज में, हर संस्था का, हर इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग करके और देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करती है। हर एक चीज में आप लोग, आदेश भारद्वाज, मुझे आपत्ति है नहीं, आप हर एक चीज में ये बात क्यों कहते हैं? ये इसमें कहा सरकार ने क्या किया? और आप कह रहे हैं कि खूबसूरत हाथ में, जब आपके हिसाब से आपके सरकार, आपके खूबसूरत हाथों में सरकार थी तभी ये बदसूरत काम किया गया। जब आपके हाथ में ये खूबसूरत सरकार, खूबसूरत संविधान था, तभी ये बदसूरत फैसले लिए गए। 2009 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सच साबित करने के लिए आपने मुसलमानों के लिए सारी व्यवस्थाएं की और आप ही की सरकार थी। तब आपने कहा था कि मुसलमानों का पहला अधिकार है देश के संसाधनों पे, सबसे पहला अधिकार। ये कौन सी खूबसूरती थी संविधान की? कौन सी खूबसूरती थी ये? बात कर रहे हैं, कभी मनमोहन सिंह जी ने ये बात नहीं कही। आप देश को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं कर रहे, इस बात से जो है उन्होंने कहा था कि देश के संसाधन पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है जो कि मुस्लिम है। ये कहिएगा तो मैं निकाल करके आपको सुना दूंगा और आपको मैं वापस भेज भी दूंगा। इसको एक बार नहीं, हमने दसियों बार अपने स्क्रीन पे चलाया है और आप इसको इनकार नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया पे ये अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। और इसकी बात आप छोड़िए, हम अभी सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं, वो भी आप ही की सरकार ने किया था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं और ये जो हज कमेटी का जो फैसला है वो सच्चर कमेटी को आधार बना करके दिया गया था, उस पर बात कीजिए। और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि इंटेंशन सरकार का कितना खराब था। इंटेंशन सरकार का यह था अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सारी की सारी सुविधाएं जो है, देश के सारे संसाधन को, सारी सुविधाओं को एक पार्टिकुलर कौम के हाथ में सौंप दो। वो भारत का संविधान सर्वोच्च है। अगर आपको लगता है जिस व्यक्ति ने गलती की है उसको हमारे संविधान में उसकी सजा तय है, लेकिन अब मापदंड बदल गए हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं और आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन इन जनरल सच्चाई है कि पत्रकारिता का धर्म बदल गया है। जो पत्रकार सरकार के भोंपू बन गए हैं। सच्चाई ये क्या धर्म बदल गया? मतलब मुसलमान से हिंदू हो गया, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं धर्म बदल गया, मतलब क्या पहले मुसलमान था अब हिंदू हो गया? सच के बोलिए ना, आप ये भी तो कहिए धर्म बदल गया है। तो मुसलमान थे पहले पत्रकार, अब हिंदू हो गए, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो क्या पहले क्या था धर्म पत्रकारों का? पहले क्या था धर्म, ये बताइए। अभी का तो मुझे पता है, पहले क्या था धर्म पत्रकारों का? लेकिन आज वो पत्रकारिता का धर्म खत्म कर दिया है जो है। अरे पत्रकारिता का क्या धर्म था पहले, ये तो बताइए। जितना खतरनाक, बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि जितना खतरनाक एक आतंकवादी है उससे ज्यादा खतरनाक जो है कई लोगों का आंकलन किया गया समाज के अंदर जो इस तरह का भाव फैलाते हैं। एक बुद्धिजीवी पत्रकार को अभी निकाला गया है उनके हाउस से, वो भी कह रहे थे कि पाकिस्तान को दे देना चाहिए पीओके। आप उसी कौम की बात कर रहे हैं ना?
उसी कौम की बात कर रहे हैं ना। किसी ने नहीं कहा पाकिस्तान को, पाकिस्तान भारत का अटूट अंग है। नहीं तो एक पत्रकार ने कहा है, आपकी कौम के पत्रकार थे, कहा था उन्होंने, और उनको देश चैनल ने बाहर कर दिया। विदु रावल जी जी ये गोदी मीडिया की बात करके जो है इन्होंने बात। असगर जी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, संदीप जी भी बैठे हुए, उनके पास भी आऊंगा। असगर जी पीछे से बोले थे गोदी मीडिया है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक गोद में बैठकर मीडिया कैसे होता था। 2009 में 3 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया था। तीनों जो है इस चैनल पर मौजूद नहीं है, अलग चैनल पर काम करते हैं। तीनों का मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी आपका दर्शक गूगल कर सकता है। 3 में से एक 6 महीने बाद ही राडिया टेप्स के अंदर पाया गया कि वो केंद्रीय मंत्रालय तय कर रही थी, वही जो बंकर के अंदर बैठकर लाइव प्रसारण करके बताती थी कि यहाँ पर इतना बारूद रह गया है हमारे 1999 के युद्ध में, और उसको हीरो बनाकर इन्होंने बिल्कुल। खैर उस पर चर्चा नहीं करी है, सबको पता है। इनके बोलने से आदेश जी के बोलने दे चलेंगे संदीप मिश्रा जी के पास। संदीप मिश्रा जी इससे पहले भी हमारे साथ यूपी से जिहाद पे जितनी भी चर्चा हुई है उसमें संदीप मिश्रा जी कहीं ना कहीं हमारे साथ रहे। संदीप जी अगर आप सुन रहे हैं इस पूरे बहस को, आप अगर सुन रहे होंगे तो एक सवाल मेरा कि अभी असगर खान साहब ने कहा कि इंटेंशन को मापने का पैमाना अगर किसी को मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। इंटेंशन को मापने का पैमाना क्या मानते हैं? ये जो प्रतिक्रियाएं हमने दिखाई, ये जो बाइट हमने दिखाया, ये जो सारे सबूत, क्या ये पैमाना नहीं है? पैमाना क्या होता है? देखिए, जिसको नहीं मानना है वो आप 100 क्या 1000 सबूत दे देंगे, वो नहीं मानना है, और जिसको मानना है वो आपकी बात को तुरंत मान लेगा। अंतिम में देखिए उस जगह पहुंच गए, बोलते बोलते वहां वो पहुंच गए जहां पर दिग्विजय सिंह ने कहा था मुंबई हमले के बाद उन्होंने स्थापित करने की कोशिश क्या की थी कि हिंदू आतंकवाद। आज यहां शुरू हो गए, घुमाते घुमाते बात को वहां तक ले गए कि मीडिया आज जो है कहां पहुंच गया है। भाई राष्ट्र की बात करना, देश की बात करना और भारत की बात करना, अगर हिंदूवाद है, हिंदू उग्रवाद है तो ये भी मंजूर है। क्यों? क्योंकि देश सुरक्षित होगा तभी हम भी सुरक्षित होंगे। बिना देश सुरक्षित किए हम इन सब पे चर्चा नहीं कर सकते। मुकेश जी, हम आपके विषय पे आते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग वो डिबेट कर रहे थे तो वहां पे एक मुद्दा उठता था, इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा था, हमको अपना निजाम चाहिए, अपना निजाम हर जगह बैठाना है। तो ये जो एक दिमाग में भरा हुआ है कि अपना निजाम बैठ जाएगा तो वहां पे हमारे काम आसानी से होने लगेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से कहता हूं कि भाई उर्दू आज पढ़ना शुरू कर दो, संस्कृत बाद में पढ़ना। अब यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उर्दू में करो और क्वालिफाई कर लो, क्योंकि उर्दू में जब कॉपी चेक होती है तो निजाम लोग ही कॉपी चेक करते हैं और ये जानते हैं हमारा अपना भाई ही आ रहा है तो कॉपी में नहीं भी लिखा है तो भी उसको पास किया जाता है। तो हमारे हिंदू भाइयों को कम से कम इतनी उर्दू सीख लेनी चाहिए कि यूपीएससी को क्लियर कर लें, और जिससे जो बिल्कुल आप तो ये कह रहे हैं संदीप जी, मैं तो कहूंगा कि उर्दू को यूपीएससी से सब्जेक्ट से निकाल देना चाहिए। उर्दू पे परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप परीक्षा देने वाला और परीक्षा की कॉपी चेक करने वाला दोनों के इंटेंशन पे जब आप सवालिया निशान है तो आपको ऐसे सब्जेक्ट रखने क्यों है? ऐसे सब्जेक्ट होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, बात तो आपकी जायज है, लेकिन यह चीजें हमें ये भी समझना चाहिए कि व्यवहारिक नहीं दिखती है। हालांकि मोदी सरकार में कुछ भी संभव है, हम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आगे अगर सुझाव पहुंचे तो इस बात में भी सरकार गंभीरता से विचार करे, लेकिन जब तक नहीं करती है तब तक हमें इस बात में भी सोच के चलना चाहिए कि अगर इस तरह से हमारे देश में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, न्यायिक सेवा की परीक्षाओं में कुछ लोग एक गलत इरादे से अगर घुस रहे हैं तो वहां पर हमें भी उसका फायदा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें भी उसमें जो है प्रवेश करना चाहिए। भाषाई आधार पर किसी भी व्यक्ति को घुस करके सिस्टम को खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ असगर जी पैमाने की बात कर रहे थे। मैं आपको 2 पैमाने तो आपको बताए, 3-4 और आपको देता हूं, शायद उसके बाद पैमाना आपको नजर आ जाए। एक याद होगा कानपुर के कमिश्नर थे इफ्तिखारुद्दीन जी, इफ्तिखारुद्दीन को नौकरी से हटाया गया क्योंकि वो अपने सरकारी आवास पे जो है लोगों का धर्मांतरण कराते थे, घरों पे नमाज पढ़वाते थे और धर्मांतरण कराने का उन पे आरोप लगा था। शिकायत के बाद जो है योगी सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया। उनकी जांच आज भी चल रही है। पटना में एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर नरूल होदा, उन्होंने वक्फ बिल जब पास हुआ तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी विरोध में। ये सब क्या इनको आप पैमाना नहीं मानते? पैमाना क्या होता है? मैं उसी पैमाने की बात कर रहा हूं जिसको कि आप अभी फरमा रहे थे। उनके ऊपर एलिगेशन लगे, एलिगेशन जब तक प्रूफ ना हो जब तक वो एलिगेशन नहीं रहते। आपने खुद ही कहा था कि उनके ऊपर आरोप लगे। और जहां तक पैमाने की बात वो यही है कि जो आप लोग अभी भी उसको डिस्कस कर रहे हैं
कि साहब ये अपने उसकी बात करते हैं। मैं कहता हूं आपसे कि अगर कोई अपने अपने, हम यहाँ 4 धर्म के लोग हैं या 20 धर्म के लोग हैं, अगर सब लोग अपने अपने धर्म की भी तरक्की, अपने अपने घर की तरक्की, अपने अपने बच्चों की तरक्की, अपने मोहल्ले की, अपने शहर की तरक्की की बात करें तो किसकी तरक्की होगी? मैं आपसे सवाल करता हूँ। तरक्की की बात है। अभी जो अब्दुल रऊफ की बात, एक बार मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा, एक बार ठीक है, अभी आपने मैं बिल्कुल आप सही कह रहा है। मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं। मैं एक बार अब्दुल रऊफ की बाइट जो है आपको फिर से सुनाना चाहता हूं, उस पर मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि उसके बाद ही आपने पैमाने की बात की, कहीं उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा एक बार अब्दुल रऊफ की जो बात है एक बार फिर से सुनाए हमारे दर्शकों को। जो है ये अपनी रियासत के लिए ऑफिसर्स का चुनाव करती है। हर रियासत में इस तरह के चुनाव होते हैं और वो जितनी पोस्ट का चुनाव करते हैं, सारी पोस्ट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी ज़िंदगी के सारे अहम मसले ये सारे ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं और यही सारी स्कीमें बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ अगर हमारे बंदे रहेंगे तो इसका फ़ायदा हमें हो सकता है। रहेंगे गवर्नेंस में, इक़्तिदार में हमारा कैसा हिस्सा बढ़ सकता है, उसके 2 तरीके हैं। या तो आप MP MLA को चुन कर लाइए जो आपके हाथ में नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेशन के अहम ओहदों पर आपके बच्चों को सिलेक्ट करके भेजिए। IAS IPS ऑफिसर्स बनाइए, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, BDO, ACP, पुलिस इंस्पेक्टर बनाइए, ताकि आपका जो मुस्तकबिल है वो पूरा हो। क्या ये जो बयान है, ये जो कहा गया एक IAS अधिकारी के द्वारा, पूर्व कमिश्नर के द्वारा, क्या अभी उनका ये नहीं कहा सकता? मैं विदु जी आपसे, आदेश जी आपसे और संदीप जी, ये सब चारों से ये सवाल है, क्या इसका मतलब ये नहीं कि जो वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है उस पर आपका यकीन नहीं है? वर्तमान में जो संविधान की जो व्यवस्था है उस पर आपका यकीन नहीं है? आपको चाहता है कि अपने लोग आएंगे तभी हमारे लिए काम होगा? क्या अभी जो चल रही है सरकार, अभी जो व्यवस्था चल रही है, अभी जो लोग हैं जो व्यवस्था में, क्या वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं? संदीप जी, आप वर्तमान को मानते हैं? बिल्कुल। रुक जाइए, आपके सवाल में जवाब असगर जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, असगर जी मैं आऊंगा आपके पास। मैंने तो सवाल किया, मैं एक बार सारे पैनलिस्ट से जवाब दूं। आपने भी सर सैयद के लिए क्या कहा बताइए? आप नहीं, पहले आप मतलब कैसे भाई, आप चाह रहे लोगों तक गलत बात पहुंचे और सही बात ना पहुंचे। अभी आपने सर सैयद के लिए क्या कहा है? सर सैयद ने कहा, बताइए कहाँ लिखा है? मैं आपको शर्त रखने को तैयार हूँ। क्या आप बताइए, आप गलत क्या गलत है? ठीक है, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? सवाल पूछिए एक बार। ठीक है, एक बार सवाल का जवाब दे दो। अरे बिल्कुल आप उल्टा बोल रहे हैं यार। क्या आप तो पढ़ के आए या गलत बात ना करें? क्या पूछ रहे हैं आप? सवाल तो साफ कीजिए, क्या सवाल है आपका? सवाल हो चुका है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं मुकेश जी। क्या सवाल फिर से पूछिए ना। अभी सर सैयद की बात कही ना, हाँ। आप गलत क्यों कहते हैं सर सैयद के लिए? आपने कहा कि जी हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, सर सैयद ने ये कहा। आपको मालूम? हाँ, ये विदु जी ने कहा, ये विदु जी ने कहा, कोई गलत नहीं कहा। सैयद ने कहा कि, मैं बताता हूँ आपको, आप सुन लीजिए मेरी बात। सर सैयद ने कहा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है और हिंदू और मुसलमान। अरे वो 2 ही लाइन नहीं बोले थे सर सैयद अहमद खान, और भी बहुत सारे। आप जिन लाइनों को पढ़ रहे हैं वो भी सही हो सकता है, जो विदु जी ने कहा वो भी सही हो सकता है। केवल 4 लाइन ही लिख करके नहीं गए हैं वो। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि 4 लाइन लिख के गए, 2 विदु जी ने कह दिया, 2 हमने कह दिया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं, खत्म नहीं। तो जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल गलत है। मैंने जो सवाल पूछा अब उस पर बात कर लेंगे, इस पे बात कर लेंगे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं, अभी बता दिए कहाँ लिखा है? ये पहले सुन लीजिए, एक बार ऑडियो सुनाइए, एक बार ऑडियो दीजिए, एक बार सुनिए। अब मैं आप ऑडियो बाद में सुनाना, पहले मैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ दूं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। ठीक है विदु जी, मैं बहुत बार सुना चुका हूँ इनकी बात। छोड़ जी, मुकेश जी सुन लीजिए। हाँ। Minority communities in India have the constitutional right to establish and administer their own education institution. Article 30। अरे उसके बारे में बात नहीं हो रही। सर सैयद अहमद खान जब अलीगढ़ मुस्लिम बात करोगे आप सिर्फ आर्टिकल। अरे भाई साहब, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं ना, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वाले बनाने के लिए ये बेवकूफ बनाने वाली बात हम नहीं करते यहाँ पे। असगर साहब जो कहते हैं सबूत के साथ कहते हैं। आप गलत आदमी को कोट कर रहे हो। उन्होंने गलत दूसरे आदमी के बारे में बात करी है। ठीक है, आप सुन लीजिए विदु जी कह रहे हैं। विदु जी आप मुल्क की तरक्की को रोक रहे हैं। अभी सही कहा है, अभी सही कहा है हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता साहब ने। जय फैलाने वाली बातें मत करिए। ठीक है, सुनना पड़ेगा। नफरत की बात मत करिए भाई। नफरत की बात आप लोग करते हैं, इसलिए सीधे रास्ते पे लाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आप पढ़कर दे रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, मैं पढ़ता हूँ।
आर्टिकल 30 एक बार सुन तो लीजिए, आप सुन जो सवाल उठा सुन लीजिए। पढ़िए आर्टिकल 30 says minorities have right to establish and administer educational institute। सुनिए ना, चुप हो जाइए एक बार। हाँ तो बताइए ना, छुट्टी है यार, बोल तो आप बोल रहे हैं, आपको बोलने के लिए दिया था ताकि आप मिसकंसेप्ट आप बोलने नहीं दे रहे हैं असगर साहब, बोलने नहीं दे रहे हैं। कहाँ से आएगी? आप बोलने नहीं दे रहे हैं। ये नहीं, ये हाईजैक कर रहे हैं। अरे बोलिए तो आप यार, आप छोड़िए, देखिए आप जो कह रहे हैं असगर खान साहब को बहुत अच्छे से पता है, बोलने की जरूरत नहीं। मैंने तो सवाल पूछा, मैं चारों पैनलिस्ट से जानना चाहता हूं कि जो बात अब्दुल रऊफ ने जो बात कही, क्या इसका मतलब ये नहीं कि जो वर्तमान व्यवस्था में मुसलमानों का यकीन नहीं है, वो अपनी व्यवस्था लाना चाहते हैं, वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं? तो ये इसमें गलत क्या है? वो अपनी व्यवस्था क्यों? भाई आप वर्तमान संविधान में आपका, इसका मतलब आपका यकीन नहीं है, संविधान के प्रावधानों में यकीन नहीं है आपका। जी संदीप जी, घर की तरक्की की बात कर रहा है, घर की तरक्की की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है, वो ये भी कह रहा है साथ में कि मौजूदा व्यवस्था में अगर आप अपना हक चाहते हो तो अपना निजाम लाओ। ये क्या बात हुई? अरे भाई ये क्या बात हुई? आप अपना निजाम क्यों, जो वर्तमान का निजाम हो उसमें आपका यकीन नहीं है? नहीं सब तो यकीन है। संदीप मिश्रा जी, अरे साहब ये बताइए, मैं यहाँ वकील हूँ तो क्या ये मुल्क के फायदे की बात नहीं है? ये आसमानी किताब बिल्कुल फायदे की बात है, लेकिन तब तक है जब आप वकील हिंदुस्तान के हो, तभी तक आपके वकील रहने का फायदा है। लेकिन वकील अगर वकालत आप सिर्फ अपनी कौम के लिए करोगे, अपनी कौम की गलत बात को प्रोटेक्ट करने के लिए करोगे, तो वो मुल्क का फायदा नहीं है, वो मुल्क का नुकसान है। अगर सब लोग अपने अपने कौम की तरक्की कर ले तो क्या मुल्क की तरक्की? आपके कौम की तरक्की में देश की तरक्की भी होनी चाहिए, आपके कौम की तरक्की में देश की तरक्की भी समाहित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी तरक्की देश के किसी काम की नहीं है, तो इसी तरक्की को बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए, खारिज करना चाहिए। तो अल्टीमेटली तो मुल्क की तरक्की है, आप लोग क्यों मुल्क के दुश्मन हो रहे हैं भाई? जिन्ना भी तो यही मांग रहा था। अरे जिन्ना, आप तो बता रहा हूँ, आप इकबाल को कह रहे हो यार जिन्ना साहब पढ़ के आया करो, कहाँ से आके बैठ गए आप? अरे सर सैयद को कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, कहाँ से पढ़ के आ गए? कौन सी किताब में लिखा बताइए? आके यहाँ पे कुछ भी कहने बैठ जाते हो, पूरी दुनिया के लोगों को कंफ्यूज करते हो। सर सैयद ने ऐसा कहा, सर सैयद का कोटेशन मालूम है आपको? मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है, आप बताइए कहाँ लिखा है जो आपने कहा। अपने लोग क्या होते हैं? इकबाल को कह रहा हूँ जिसने कहा सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। आप नहीं मानोगे भाई, आपको जहर चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। जिस बात पे चर्चा हो रही थी उस बात पे आप लोग बात नहीं करें। जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब भी असगर खान साहब आपने नहीं दिया, और अब मैं हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं, हमारे आदेश भारद्वाज जी चले गए, उनसे भी मैंने सवाल पूछा था लेकिन वो भी जवाब नहीं दिया। हमारे पास समय की पाबंदी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर खान साहब आपका, संदीप मिश्रा जी आपका, विदु रावल जी आपका और आदेश भारद्वाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़े। लेकिन हज हाउस ने जिस तरीके से फिर से यूपीएससी कोचिंग की शुरुआत की है अल्पसंख्यक छात्रों के लिए, अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमान छात्रों के लिए, क्योंकि 100 में से 80 मुसलमान छात्रों को यह मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और 20 जो छात्र हैं उसमें दूसरे सारे जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं उसके अलावा SC ST और OBC के छात्रों को भी दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर के कहे तो सारी की सारी मलाई जो है वो मुसलमानों को जाएगी। और यह जो है किसी को भी जाए, यूपीएससी बने, यूपीएससी से आप IAS बने, IPS बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस इंटेंशन से गजवाए हिंद करने के लिए, निजाम बदलने के लिए अगर आप इस पद को हासिल करना चाहते हो तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।